हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रा द हिंदू एनालिसिस फॉर 5 जून 2023। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 जून 2023 में द हिंदू में आए हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस। आज है 5 जून और है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और ये डे सेलिब्रेट की जाती है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। और यूनाइटेड नेशन के द्वारा हर एक साल कोई ना कोई थीम रखी जाती है। इस बार जो हम लोग करने वाले थीम, जिस पे हम लोग फोकस करके इस बार इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करने वाले, इन्वायरमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करने वाले, तो इस बार का जो हमारा थीम होने वाला है ये क्या है? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को हमें ख़त्म करना है। इसको लेके इस बार का वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम रखा गया है। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। ये क्या है? विजय उत्सव फेस्टिवल जो है, इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं? विजय उत्सव फेस्टिवल को दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। और आपके ऑप्शंस है पुष्कर मेला, रेणुका जी मेला, हम्पी जो फेस्टिवल है ये, कुल्लू दशहरा फेस्टिवल। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखना है। और ये क्वेश्चन CGL 2022 का प्रीलिम्स एग्जाम के क्वेश्चन मैंने ये लिया हुआ है। ओके, बढ़ते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। सबसे पहले आपको ये देखने को मिलेगा लाभार्थी उत्सव। ये क्या है? या जो राजस्थान गवर्नमेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है कौन सा स्कीम? जो महंगाई को लेके, महंगाई कम करने को लेके स्कीम्स, ये कई सारे स्कीम्स जो है स्टार्ट कर रहे हैं। इसी के तहत महंगाई, और इसमें महंगाई राहत कैंप्स में लगा के कई सारे स्कीम्स जो है अवेल करने की बात की जाती है, जैसे हेल्थ स्कीम्स, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, इन सब चीज़ों को। फिर यहाँ पे गैस जो सब्सिडी वगैरह है, इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करने की बात की जा रही है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। सॉरी, शायद मैं महाराष्ट्र बोला पहले। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड ये जो अब जो आज हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, बेसिकली ये गैस सिलेंडर सब्सिडी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे। और ये स्कीम का नाम है इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी स्कीम। सब्सिडी स्कीम, इस स्कीम के तहत 500 रुपये में गैस सिलेंडर जो है मिलने वाले हैं राजस्थान के सिटीजन्स को। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, आगे हम लोग आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, आपको फ्रंट वाले पेज से कुछ भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को नहीं मिलेगा। आज कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रंट पेज से बेसिकली नहीं है। आप बेसिकली इसके बारे में पढ़ लेना। CBI प्रोब ने क्या करी है, इन सिग्नलिंग इंटरफेरेंस को लेके प्रोब करने की बात की जा रही है, जांच करने की बात की जा रही है CBI के द्वारा। कहाँ पे? रेलवे बोर्ड के द्वारा ये आलोक वगैरह ये सब चीज़ें लगाई गए हैं। हमें इस सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम्स नज़दीक है। और इसके ये जो एक्सटेंट है, इसको लेके काफ़ी सारे आर्टिकल्स आए हुए हैं। आप उसमें प्लीज़ टाइम अपना वेस्ट मत करना। आप सीधे जो मुद्दे वाली चीज़ें हैं, किस लिए आप न्यूज़ पढ़ने आए हो, आपके टाइम बाउंडेड मैनर पे आपको न्यूज़ पढ़ना है। ओके, बढ़ते हम लोग आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आपको स्टेट वाले पेज से देखने को मिलेगा। ये क्या है? MP CM ने अनाउंस किया है किस चीज़ को लेके? MP CM ने अनाउंस किया है किस चीज़ को लेके? परशुराम जयंती जो है उसमें हॉलीडे, स्टेट हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे ये मनाने की बात की जा रही है MP गवर्नमेंट के द्वारा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ये बर्थडे ऑफ लॉर्ड परशुराम जो है, इसे सेलिब्रेट किया जाएगा एज ए पब्लिक हॉलीडे। ये ब्राह्मण महाकुंभ जो भोपाल है, वहाँ पे ब्राह्मण महाकुंभ का इनॉग्रेशन हुआ था, वहीं पे CM के द्वारा ये चीज़ें जो है अनाउंस की गई है। लॉर्ड परशुराम आपको पता होना चाहिए, ये क्या है? 6th इनकारनेशन है, 6ठे अवतार है किसके? लॉर्ड विष्णु के। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार है लॉर्ड परशुराम। और 7वें कौन है? लॉर्ड राम। 8वां कौन है? लॉर्ड विष्णु। सॉरी, वो लॉर्ड विष्णु नहीं, लॉर्ड कृष्णा 8वां अवतार है भगवान विष्णु का। और ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कौन से 6ठे अवतार जो है 2022 के MTS एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। मध्य प्रदेश के CM आपको शिवराज सिंह चौहान जी देखने को मिलेंगे। और मध्य प्रदेश में रिसेंटली जो महात्मा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे चीताज को रिलोकेट किया जाएगा। कहाँ से? कूनू नेशनल पार्क से। और ये भी रीवा डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश का है, रीवा से काट के मऊगंज बनाया गया है। रीवा डिस्ट्रिक्ट से कार्व आउट करके मऊगंज एक नया डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया गया है मध्य प्रदेश में। और रीवा में आपको जो सुंदराज मैंगो है, सुंदराज मैंगो, ये मैंगो को GI टैग मिल गया है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है, मध्य प्रदेश की सुंदराज मैंगो को GI टैग मिला हुआ है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा दी जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा नहीं दी जाती है GI टैग। और GI टैग ऑफिस जो है आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है स्टेट वाले पेज से ही। ये क्या है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच में एक ट्रीटी हुई थी। किस चीज़ को लेके? एक डैम को लेके। ये डैम का नाम है सहान पावर प्रोजेक्ट। इस डैम से ये पावर प्रोजेक्ट जो है, इसका नाम है सहान पावर प्रोजेक्ट। ये ट्रीटी बेसिकली जो 1924 को हुआ था।
राजा जोगिंदर सिंह जो उस टाइम पे राजा थे कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, इन्होंने ये क्या किया था, ये पावर प्रोजेक्ट का जो लीज पे दे दिए थे कहाँ पे, पंजाब गवर्नमेंट को। अब क्या बोल रही हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट, ये लीज का जो ट्रीटी है ये खत्म होने वाला है 2 मार्च 2024 को। अब ये ट्रीटी, ये जो लीज में दिए हुए जो डैम है पंजाब गवर्नमेंट को, ये एक्सटेंड नहीं करेंगे हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट। इसको लेके ये न्यूज़ में आया हुआ है और पंजाब का गवर्नमेंट बोल रहा है ये ट्रीटी मेरे पास है, हम इसे एक्सटेंड करवाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश का करना है कि नहीं करवाएंगे, इसमें सेंटर का इंटरफेरेंस भी मांग रहा है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, सेंटर का इंटरफेरेंस इसमें मांगा जा रहा है। 110 मेगावाट का ये पावर प्रोजेक्ट है, साहान पावर प्रोजेक्ट। ओके, हिमाचल प्रदेश के सीएम की बात करें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू आपको हिमाचल प्रदेश के सीएम मिलेंगे। और रिसेंटली हिमाचल प्रदेश का जो टी है, कांगड़ा टी, KANGRA, कांगड़ा टी, इसको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से GI टैग बहुत पहले मिल गया था, बट यूरोपियन यूनियन के द्वारा यूरोपियन GI टैग मिला हुआ है कांगड़ा टी को। इससे क्या होगा, ये जो कांगड़ा टी है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट किए जाएंगे, कहाँ पे, यूरोप में। इससे क्या होगा, यहाँ की इकोनॉमी वगैरह इन सब चीज़ों का ग्रोथ देखने को मिलेगा। ओके, एंड आगे मूव करते हैं। ये आपको बगल में देखने को मिलेगा, ये आर्टिकल क्या है, अर्जुन राम मेघवाल जी जो कि नए लॉ मिनिस्टर बन गए हैं, किसके जगह पे, ये जो अरुणाचल प्रदेश के थे लॉ मिनिस्टर पहले, इनका नाम क्या था, अभी ये बन गए मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और इनका नाम है किरण रिजिजू। ओके, किरण रिजिजू जी, इनकी जगह पे अर्जुन राम मेघवाल जी बने हुए हैं। नाउ न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि एसटी वीमेन को जो सक्सेसरशिप में जो भागीदारी मिलनी चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, बेसिकली वो नहीं मिल पाता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत 1956 में आया था ये एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट। इसके तहत जितने भी सक्सेसर्स होते हैं, यानी कि फादर से लेके उसके जो बच्चे होते हैं, उनको क्या मिलना चाहिए, सेम भागीदारी मिलनी चाहिए उनकी प्रॉपर्टी में। क्या होता है, इसी को लेकर ये एक्ट लाया गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि एसटी वीमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के जो वीमेन हैं, उनको ये भागीदारी नहीं मिल पा रही है। इसको लेके ये इसमें जो अमेंडमेंट वगैरह ये सब करने की बात चल रही है गवर्नमेंट के द्वारा। ये अर्जुन राम मेघवाल जी का कहना है कि ये सब्जेक्ट 3 में जो ये मैटर है ये आता है, जो हमारे शेड्यूल है, शेड्यूल 7 में सब्जेक्ट 3 में आता है, यानी कि ये सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिस्ट में आता है, कंकरेंट लिस्ट में बेसिकली आता है ये। तो इस कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का इसमें सहमति होनी चाहिए। तो सहमति लेने को लेके ये गवर्नमेंट जो है अर्ज करी है सारे स्टेट गवर्नमेंट से। इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ और भी अलग मिनिस्ट्रीज है, उसके भी कंसेंट यहाँ पे ले लिए गए हैं। ओके, और इसके बाद इसमें अमेंडमेंट वगैरह की जाएंगी हिंदू सक्सेशन एक्ट को लेके। क्यों? क्योंकि एसटी वीमेन को क्या दिया जाना चाहिए, समान अधिकार दिया जाना चाहिए प्रॉपर्टीज़ में। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा, ये क्या है, केरला से है। ये आपको बस इसलिए मैं बता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए ये चीज़ें है क्या। जो कुट्टानाड एरिया है, अब ये कुट्टानाड एरिया क्या है, कुट्टानाड एरिया केरला के जो पथानमथिट्टा और उसके बाद कोट्टयम और अलापुया, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट को मिला के कुट्टानाड एरिया बोला जाता है। कुट्टानाड एरिया ये बेसिकली आपको जो कोल्लम वाला एरिया है, तिरुवनंतपुरम के ऊपर में कोल्लम और कोल्लम के ऊपर में जो एरिया देखने को मिलेगा ये है कुट्टानाड एरिया। इस एरिया में 2018 में काफ़ी भीषण बाढ़ आया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, सारा का सारा इकोनॉमी चौपट हो गई। अब यहाँ पे इकोनॉमी जो है रिवाइव हो रही है, इसी को लेके ये आर्टिकल हुआ है। किस तरीके से लेडी जो है यहाँ पे अपना मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे खोल रहे, जैसे होटल्स वगैरह, फिर टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, किस तरीके से, इन सब चीज़ों को लेके ये आर्टिकल में आया हुआ है। किस तरीके से यहाँ पे टूरिज्म के तौर पे इकोनॉमी जो है ग्रो करती हुई दिख रही है, इसी को लेके ये आर्टिकल आया हुआ। कुडुम्श्री क्या है, कुडुम्श्री एक मलयाली वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रोस्पेरिटी, फैमिली का प्रोस्पेरिटी। ये देखने को मिल रहा है कहाँ पे, कुट्टानाड एरिया में। कुट्टानाड एरिया क्या होता है, 3 डिस्ट्रिक्ट को मिला के हम लोग कुट्टानाड एरिया बोलते हैं। जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना क्या, विदर्भ वाली क्षेत्र, फिर उसके बाद जो MP और UP का जो ये वाला क्षेत्र है, जैसे यहाँ पे MP और UP, इन दोनों के बीच का जो ये कॉमन क्षेत्र है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, मालवा रीजन आई थिंक कहते हैं। इन सब चीज़ों को लेके ऐसे ही हम लोग ये जो है केरला में ये क्या है, कुट्टानाड एरिया इसको बोला जाता है। यहाँ पे मैं ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, सॉरी फॉर डैट। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये क्या है, केरला से ही न्यूज़ है। केरला से क्या न्यूज़ है,
AI चेक, ये बेसिकली AI कैमरा जो है सेटअप करने की बात चल रही है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा केरला में। इसमें अंडर 12 एज जो है ये राइडर, सेकेंड राइडर के तौर पे बैठ सकते हैं। कहाँ पे? मोटर बाइक्स में। पिलियन मतलब होता है पीछे का सीट, पीछे का बैठने वाला जगह, उसी को पिलियन कहते हैं। तो मोटर बाइक में 12 से कम उम्र के बच्चे जो बैठ सकते हैं। और ये कैमरा जो AI पावर्ड कैमरा है, जिसमें अपने आप फ़ोटो वगैरह खींच के, जो सीट बेल्ट वगैरह नहीं लगाए होते हैं या फिर हेलमेट्स वगैरह नहीं पहने होते हैं या फिर ट्रैफिक रूल्स का वायोलेशन करते हैं, उनको डायरेक्ट ये जो नोटिस है वो भेज सकते हैं। ये पुलिस के, ट्रैफिक पुलिस के पास भेजेंगे, फिर ट्रैफिक पुलिस उनको डायरेक्ट नोटिस भेजेंगे, वहाँ से फिर फाइन डिडक्ट करने में आसानी होगी गवर्नमेंट को या फिर पुलिस को। ओके, केरला के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको यहाँ इसलिए मैं बताया था कि आप इसे ईजिली पढ़ पाओ, ईजिली समझ पाओ। ओके, केरला के बारे में रिसेंटली हम लोग बात कर रहे हैं, रिसेंटली अभी बात किए। इसका मतलब क्या? केरला के बारे में हमको डीप नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करंट में हुई है केरला के पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट ऑफ ऑल, केरला के जो CM आपको देखने को मिलेंगे पिनरई विजयन देखने को मिलेंगे। पिनरई विजयन जो कि CPIM पार्टी से आते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। क्या ये नेशनल पार्टी है? हाँ है। ओके, एंड केरला के गवर्नर आपको मोहम्मद आरिफ खान देखने को मिलेंगे। और केरला का कैपिटल तिरुवनंतपुरम। नाउ करंट की बात करें हम लोग केरला में, करंट में ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले कोची मेट्रो का इनॉग्रेशन किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। कहाँ पे? कोची में, जो कि एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में आता है केरला के। और ये कोची मेट्रो की फंडिंग जो है कहाँ से होंगी? जर्मन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम लोग KfW कहते हैं, और केरला गवर्नमेंट के द्वारा इसे फंडिंग की जाएगी कोची मेट्रो को। और ये कोची मेट्रो इंडिया का फर्स्ट ऐसा मेट्रो होने वाला है जो कि वाटर मेट्रो है। और ये कोची मेट्रो के जो ये शिप्स है, ये किसके द्वारा बनाए जाएंगे? ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाए जाएंगे। COCHIN शिपयार्ड लिमिटेड, इसके द्वारा मैन्युफैक्चर की जाएगी कोची मेट्रो का शिप। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ केरला के पर्सपेक्टिव से क्या, केरला में रिसेंटली वायाकॉम सत्याग्रह का 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया है। ये वायाकॉम सत्याग्रह क्या है? 30 मार्च 1923 को ये वायाकॉम सत्याग्रह हुआ था, जिसमें गांधी जी के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया था केरला में। सो ये थे केरला के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब केरला में रिसेंटली जो आपको एक टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, ये क्या है? पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व इंडिया का इंडिया का बेस्ट मैनेज टाइगर रिजर्व है पेरियार टाइगर रिजर्व। टाइगर प्रोजेक्ट है 1973 में हमारे कंट्री में लॉन्च की गई थी। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल को ओपिनियन वाले पेज से देखने को मिलेगा, एडिटोरियल वाले पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, और ओपिनियन वाले पेज से हम लोग देखते हैं। ये क्या है? स्पेयर द रोड स्पेयर द रोड एंड चेंज द लॉ। रोड को स्पेयर करना है, लॉ को चेंज करना है। ये बेसिकली हुआ क्या ना कि जेनेरिक मेडिसिन जो है इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। कहाँ पे? गवर्नमेंट के द्वारा, जितने भी पब्लिक हॉस्पिटल्स है वहाँ के डॉक्टर्स के द्वारा। गवर्नमेंट ने डायरेक्ट करी है पब्लिक हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को कि आप जेनेरिक मेडिसिन लिखो, कोई भी ब्रांडेड मेडिसिन आपको नहीं लिखनी है। पेशेंट्स को जो प्रिस्क्रिप्शन देना है वहाँ पे जेनेरिक मेडिसिन होना चाहिए। क्यों? इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि ताकि पेशेंट सस्ते दामों में मेडिसिन जो है अवेल कर पाए। ना प्रॉब्लम क्या होता है, ये जेनेरिक मेडिसिन जो है इंडिया में उतना ज़्यादा वैलिडेशन नहीं है, यानी कि इनका जो गुणवत्ता है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। इन दो बातों पे ये जो गुणवत्ता है ये जांच की जाती है, बताई जा रही है राइटर्स के द्वारा। ये क्या 2017 में हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया एक ऐसी टेस्टिंग फैसिलिटी जिसे हम लोग कहते हैं, ये जो ब्लड स्ट्रीम में जो मेडिसिन है कितना जल्दी घुल जाता है, जिसे हम लोग बायो अवेलेबल कहते हैं, ये कितना जल्दी घुल जाता है, इसको चेक करने की बात की जा रही है। और हम लोगों ने 2017 में इम्प्लीमेंट किया। तो 2017 के बाद जितने भी मेडिसिन आए तो वो चेक हो गया, बट उससे पहले चेक हुआ क्या? नहीं हुआ। तो यहाँ से इसकी क्या गारंटी कि वो मेडिसिन बायो अवेलेबल है, इनकी जो क्राइटेरिया है उनको मीटअप करती है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, 2018 में स्टेबिलिटी टेस्टिंग की गई। 2018 में स्टेबिलिटी टेस्टिंग को हमारे कंट्री में मैंडेट किया गया। ये स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है? ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन हीट में, कोल्ड में या फिर किसी और वेदर में, इसके अलावे ज़्यादा दिन रहने से क्या ये मेडिसिन उतना इफेक्टिव काम कर पाता है बॉडी में जितना इफेक्टिव ये पहले किया जब ये मैन्युफैक्चर हुआ था उस टाइम पे करता। इसकी भी वैलिडेशन, इसकी भी जो जाँच है वो 2018 से हमारे देश में स्टार्ट हुई है। तो क्या 2018 के पहले जितने भी मेडिसिन मैन्युफैक्चर हुए हैं, जितने भी अलग अलग मेडिसिन है, क्या उसमें ये जांच हुई? नहीं हुई। तो इसका क्या गारंटी कि ये मेडिसिन सही है और जो ह्यूमन है या जो ह्यूमन है उसके बॉडी में अच्छे तरीके से काम करेंगे? इसको लेके यहाँ चिंता जताई जा रही है। और तीसरा कारण क्या, डॉक्टर्स जो है
ये इन्हें पता है, इनके किस तरीके से पता है कि इनको पेशेंट्स का रिव्यू मिला हुआ है, कौन सा मेडिसिन अच्छे तरीके से काम करता है, चाहे वो किसी और ब्रांड का हो। तो ये डॉक्टर्स वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जो अच्छे काम करता हो। लेकिन डॉक्टर पे अब बैन कर दिया गया कि आप जेनरिक मेडिसिन आपको लिखने हैं। इस कारण से क्या होगा, जो पेशेंट्स में हेल्थ का गुणवत्ता है वो घटेगा, पेशेंट्स में रिकवरी रेट घटेगी। इन सब चीज़ों को लेकर जताई जा रही है कारण यहाँ पे जो गवर्नमेंट के खिलाफ ये राइटर्स के द्वारा। ऐसी चीज़ें अभी नहीं करना चाहिए। पहले आपको क्या करना चाहिए, मेडिसिन की गुणवत्ता पे काम करना चाहिए, उसके बाद जेनरिक मेडिसिन को मैंडेटरी करना चाहिए हमारे देश में ना। दूसरा कारण, ये जो बैन जेनरिक मेडिसिन डॉक्टर को कहा गया है कि आपको जेनरिक मेडिसिन ही लिखने हैं, इसके दूसरे कारण क्या है, अदर पर्सपेक्टिव भी हमें देखना चाहिए। दूसरा कारण क्या है, जेनरिक मेडिसिन जो होते हैं पहला तो सस्ता होता है, दूसरा डॉक्टर्स जो होते हैं ये ब्राइब लेते हैं कंपनीज़ के द्वारा, ब्रांड्स के द्वारा, कि इनके मेडिसिन लिखेंगे तो इन्हें पैसे मिलेंगे अलग से। इन सब चीज़ों को लेके यहाँ पे बैन करने की भी बात चल रही है गवर्नमेंट के द्वारा डॉक्टर्स को, और ये बैन कर भी दी गई है राइटर्स के द्वारा। ये चीज़ें जो है यहाँ पे बताई गई है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये था ओपिनियन वाले पेज से। नाउ टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पेज पे हम लोग मूव करते हैं। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पेज से आपको देखने को मिलेगा जो ये ट्रेन का कोलिजन हुआ था, इसको लेके अगर बात की जा रही है, कवच सिस्टम होता तो ये शायद कोलिजन से बचा जा सकता था। ये कवच सिस्टम क्या है, इसी को लेके हम ये पूरे आर्टिकल में बात करने वाले हैं। कवच सिस्टम बेसिकली है कोलिजन को रोकने का सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। ये एक बेसिकली ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन है। ये कवच सिस्टम अगर इंस्टॉल होती है तो क्या होती है, ये कोलिजन को ख़त्म कर देगी, कोलिजन को रोक देंगे, यानी कि ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक्स वगैरह जो है ये अप्लाइड हो जाएंगे। इसी को हम लोग कवच सिस्टम कहते हैं। और ये कवच सिस्टम का रिसेंटली RDSO एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा डेवलपमेंट की गई है कवच सिस्टम का। और ये साउथ सेंट्रल रेलवे जो है वहाँ पे अभी इनको इम्प्लीमेंट करने की बात चल रही है, और वहाँ पे लगभग कुछ 700 कुछ किलोमीटर से इतने रेलवे लाइंस में ये इम्प्लीमेंट कर दी गई है कवच सिस्टम। ये बेसिकली होगा क्या, एक तरीका का राडार होगा जो कि सामने से आने वाली किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पहचान लेगा कि क्या चीज़ें आ रही है। फिर यहाँ से क्या होगा, कोलिजन को रोकने के लिए ऑटोमेटिक ब्रेक लगाएंगे कहाँ पे, ट्रेन के इंजन्स में। फिर उसके बाद क्या होगा, कोलिजन को हम लोग रोक सकते हैं। इसी को कवच सिस्टम नाम दिया गया है। कवच हिंदी वर्ड अगर देखें तो कवच का एक तरीके का प्रोटेक्शन। ओके, सो ये था कवच सिस्टम, और ये साउथ सेंट्रल रेलवे में अभी इम्प्लीमेंट की गई है। इसके बाद यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये कब तक इम्प्लीमेंट की जाएगी, ये अभी पहले जितने भी हैवी ट्रैफिक्स वाले रूट हैं रेलवे के वहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाएगी, जैसे दिल्ली हावड़ा रूट, दिल्ली मुंबई रूट, इन सब रूट्स में। फिर उसके बाद उसी लो ट्रैफिक वाले रूट में फिर सारे रेलवे लाइन्स में ये इम्प्लीमेंट की जाएगी कवच सिस्टम। ये सिर्फ रेलवे इंजन्स में ही नहीं होते हैं, उसके बाद जो रेलवे स्टेशंस होते हैं वहाँ से और जो रेलवे लाइंस में होते हैं अलग अलग खंबे, वहाँ पे भी लगाए जाएंगे ताकि ये चीज़ों को अच्छे तरीके से लिंक कर पाए। उतना डीप में आप मत जाना, बस आप ऊपर से थोड़ा सा समझ लो। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये क्या है, नॉर्थ कोरिया स्पेस सैटेलाइट्स क्यों चाहता है। 1998 से नॉर्थ कोरिया जो है सक्सेसफुल ऑर्बिटेड जो सैटेलाइट्स वगैरह इन सब लॉन्च करने का स्टार्ट कर दिया था 1998 में। फर्स्ट सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च की थी 2012 में। उसके बाद 31 मई को इन्होंने एक और सैटेलाइट लॉन्च की जो कि वापस से गिर गया। ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसका रॉकेट ख़राब हो गया। रॉकेट इंजन ख़राब होने से ये येलो सी में ये जो सैटेलाइट और रॉकेट दोनों हैं ये यहाँ पे गिर गए। इसी को लेके यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेस सैटेलाइट क्यों चाहता है नॉर्थ कोरिया। जाहिर सी बात है, स्पेस सैटेलाइट इसलिए चाहता है नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे बताया गया है क्योंकि स्पेस सैटेलाइट से ये अपना सर्विलियंस बढ़ा पाए। बेसिकली इनके टेरिटरी में क्या चीज़ें हो रही है, आसपास के टेरिटरी में क्या चीज़ें हो रही है, इन सब चीज़ों को लेके सर्वेलियंस जो है ये बढ़ाने की बात की जा रही है नॉर्थ कोरिया के द्वारा। नॉर्थ कोरिया के जो बॉर्डर आपको साउथ कोरिया और चाइना से देखने को मिलेगा। और नॉर्थ कोरिया रिसेंटली एक रैंकिंग आई थी, कौन सा रैंकिंग, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में नॉर्थ कोरिया सबसे लास्ट में है, यानी कि यहाँ पे प्रेस को फ्रीडम बिल्कुल दिया ही नहीं जाता है। प्रेस का फ्रीडम बिल्कुल नेग्लिजिबल है नॉर्थ कोरिया में। और हमारा कंट्री इंडिया का रैंक इसमें 161 आया था आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। और इसके सेकेंड लास्ट में चाइना है, यानी कि चाइना में भी प्रेस को बिल्कुल फ्रीडम नहीं दिया जाता, और इंडिया का रैंक 161 है ना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में फर्स्ट जो कंट्री है ये कौन सा है, फर्स्ट कंट्री आपको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में देखने को मिलेगा नॉर्वे, NORWA नॉर्वे। फिर उसके बाद सेकेंड में आयरलैंड और थर्ड में डेनमार्क। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा दी जाती है, ये दी जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये कहाँ की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन एक NGO है बेसिकली। ओके, ना नेक्स्ट आर्टिकल तरफ मूव करते हैं। ये वर्ल्ड वाले पेज से देखने को मिलेगा, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। बेसिकली टर्की के जो
ओथ टेकिंग सेरेमनी थे। ये यहाँ पे तुर्की में जो ओथ टेकिंग सेरेमनी हुआ जिसका तय्यिप एर्दोगन जी का, जो प्रेसिडेंट अभी बने हैं कहाँ के, तुर्की में। यहाँ पे तुर्की एक नाटो का मेंबर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको ब्रसेल्स बेल्जियम में देखने को मिलेगा। नाटो का मेंबर है, तो नाटो की चीफ इनके जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है यहाँ पे आए थे। नाटो के चीफ कौन है ये, जेंस स्टोल्टनबर्ग, ये नाटो के चीफ है। इनके द्वारा तुर्की से अर्ज करी गई कि स्वीडन को भी आप जो है, ये स्वीडन जो नाटो का मेंबर बनना चाह रहा है, इसको तुर्की ने अटकाया हुआ है, इसको भी मान्यता दे दीजिए नाटो का मेंबर बनने को लेके। बेसिकली इधर जो फिनलैंड है इसको भी मान्यता दिया गया है, तुर्की के द्वारा अटकाया गया था ना, बट अब तुर्की ने मान्यता दे दिया फिनलैंड को। अब स्वीडन को भी मान्यता देने की बात चल रही है, किसके द्वारा ये चलाई जा रही है, जॉन स्टोल्टनबर्ग के द्वारा, जो कि नाटो की चीफ है, और तुर्की इसको अटकाया हुआ है स्वीडन को। और स्वीडन भी, बस स्वीडन को अगर नाटो का मेंबरशिप मिल जाता है तो 32nd कंट्री हो जाएगा स्वीडन नाटो का मेंबर बनने वाला, 32nd बन जाएगा नाटो का मेंबर बनने वाला। अभी 29 कंट्रीज़ आपको यूरोप से देखने को मिलेगा और 2 कंट्रीज़ आपको अमेरिका यानी कि यूएसए एंड मैक्सिको, ये दोनों कंट्री नाटो का मेंबर है। नाटो का हेडक्वार्टर आपको ब्रसेल्स में देखने को मिलेगा। सो ये था आज का आर्टिकल, आगे कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। एंड बढ़ते हम लोग अपने जो फर्स्ट क्वेश्चन वाले पेज पे, जहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये क्या था क्वेश्चन, विजय उत्सव फेस्टिवल कौन से अलग नाम से जाने जाते हैं। विजय उत्सव फेस्टिवल का अलग नाम है हम्पी फेस्टिवल। हम्पी फेस्टिवल आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा, ये हमारा राइट आंसर है। हम्पी फेस्टिवल जो कर्नाटका का बल्लारी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये बेसिकली जो काकाटिया वंश का जब शासन था, कहाँ पे, कर्नाटका वाले क्षेत्रों में काकाटिया वंश ने विजय प्राप्त की थी, उसी के उपलक्ष्य पे विजय उत्सव मनाया जाता है, जिसे हम लोग हम्पी फेस्टिवल भी कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि हम्पी की जो गुफाएं हैं, जो कर्नाटका के बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में, हम्पी की गुफाओं में हनुमान जी का जन्म भी हुआ था। नाउ पुष्कर फेयर, जिसे हम लोग कार्तिक फेयर के नाम से भी जानते हैं, कार्तिक मेला, ये कहाँ पे, राजस्थान में पुष्कर में किया जाता है। रेणुका जी फेयर, रेणुका जी वही लॉर्ड परशुराम जो है, भगवान परशुराम, उनकी माता जी का नाम था रेणुका जी। इनके नाम पे लेक भी है, रेणुका लेक, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, और रेणुका जी फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश से होता है। उसके बाद क्या है, हम्पी फेस्टिवल मैंने आपको बता दिया। कुल्लू दशहरा फेस्टिवल कहाँ पे की जाती है, ये कुल्लू दशहरा फेस्टिवल भी हिमाचल प्रदेश में ही की जाती है। बेसिकली है कुछ नहीं, दशहरा को ही हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये कुल्लू रीजन में जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं। कुल्लू रीजन, कुल्लू एक डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। सो ये था आज का आर्टिकल, यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का आर्टिकल। और हम लोग मिलेंगे कल, यानी कि 6 जून को। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।